हम सब में कॉमन क्या है, हम दुनिया में किसी भी कोने में रहें लेकिन हमारी जो ज़रूरत है वो सेम रहेगी। रोटी, कपड़ा, मकान और पैसा। दुनिया में जितनी भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें आधे से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं कैश से। यानी अगर आप अपने मोहल्ले से सब्ज़ी लेने जाएं, अपने पास की दुकान से कुछ राशन लेने जाएं, कुछ भी अगर हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें अधिकतर ट्रांजैक्शन कैश होते हैं, ग्लोबली बात किया जाए तो। और इस पैसे को जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसको कमाने में हम लोग अपनी ज़िंदगी का काफ़ी अहम हिस्सा लगाते हैं। मतलब अपनी ज़िंदगी की काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइफ को लगाते हैं इस पैसे को कमाने में, क्योंकि हम लोगों को पूरे करने हैं अपनी ज़रूरतें, कुछ अपने ड्रीम्स, कुछ अपनी इच्छाएं, ये सब पूरे करने के लिए हम लोग इसमें कमाते हैं। जहाँ पर इस पैसे में काफ़ी अच्छाइयाँ हम लोग को नज़र आती हैं जिस वजह से हम इसमें इसको जी जान लगाकर कमाते हैं, वहीं पर इसमें कुछ कमियाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। यानी यही पैसा आपको किसी को मोटिवेट कर सकता है, किसी को चोरी करने में, उसके साथ धोखा करने में, यहाँ तक कि उसको मारने में भी। मतलब हर तरीके से पैसे का मोटिवेशन होता है। सिविलाइजेशन से पहले मुद्रा के कई सारे रूप थे। यानी अगर हमको कुछ खरीदना होता था तो हम आपस में जो चीज़ें होती थी उसको आपस में चेंज करते थे, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते हैं आज की तारीख में। ये चीज़ करते करते इसमें कुछ कमियाँ आई, उनको सुधारते सुधारते मनी का इन्वेंशन हुआ और इस तरीके से मुद्रा चलन में आई। इस तरीके से मुद्रा का यानी मनी का इन्वेंशन हुआ। लेकिन जो मनी आज हम लोग अर्न कर रहे हैं, जो मनी आज हम लोग कमा रहे हैं, इसका भी धीरे धीरे ग्रोथ हुआ और धीरे धीरे अंत होना है। धीरे धीरे मतलब जो उस मनी की पावर है वो धीरे धीरे घट रही है, जो कि हम महसूस कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले जिस 100 रुपये से हम लोग जो सामान खरीद सकते थे, आज उस 100 रुपये से वो कुछ भी नहीं मिलता है, उस जैसा कुछ भी नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब पैसे की जो पावर है, उस पैसे की जो ताकत है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो इस चीज़ से समझने के लिए हम एक स्टोरी को इस वीडियो में शामिल करते हैं और इस वीडियो के स्टोरी के माध्यम से हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। एक समय की बात है, चारों तरफ वर्ल्ड वाइड ग्लोबली प्रोग्रेस नज़र आ रही थी। स्टॉक मार्केट हो, चाहे बिजनेसेस हो, चाहे वो जॉब हो, हर तरफ लोगों को अपनी अपनी प्रोग्रेस नज़र आ रही थी। लोग बिल्कुल रिस्क फ्री ज़िंदगी जी रहे थे। ये बात है सन 2008 की। उस समय अचानक से कुछ कंट्रीज़ में ऐसी खबरें आने लगी कि यहाँ की स्टॉक मार्केट अचानक से गिरने लगी। मतलब जो स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई बैक टू बैक टच कर रही थी, वो अचानक से 90 डिग्री का क्रैश आने लगा और ये खबर आग की तरह फैली ग्लोबली। और फिर जिन कंट्री में ऐसी सिचुएशन नहीं थी, वहाँ से भी स्टॉक मार्केट से लोगों ने एडवांस में पैसा निकालना शुरू कर दिया, जो लोगों ने लगाया था, जिसकी वजह से लगभग चारों तरफ की कंट्रीज़ की इकोनॉमी डाउन पड़ने लगी। लोग जो बिजनेसमैन हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो अपना पैसा विड्रॉल करने लगे बैंक से, इन्वेस्टमेंट से, सब अपना अपना पैसा निकालने लगे। जहाँ पर लोगों की जॉब में इंक्रीमेंट मिल रहा था, वहाँ पर इंक्रीमेंट को रोक कर लोगों ने बोला कि अभी हमारा सारी चीज़ें फुल है, और जो नई वैकेंसी थी वो भी रोक दी गई। तो सिचुएशन ठीक उल्टी होने लगी। जो बड़े बड़े बैंक हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जहाँ पर लोग S&P 500 जैसी जो इन्वेस्टमेंट हैं, उनमें भी उनका जो चार्ट है वो फ्रीज़ हो गया। मतलब वो ना अप जा रहा है बल्कि डाउन की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो सिचुएशन धीरे धीरे ऐसी उल्टी कि मतलब ऐसी चेंज हुई कि लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट, जो मार्केट में पैसा फ्लो है, वो सारा का सारा एक जगह स्टेबल हो गया। कई सारी बैंक उसमें दिवालिया हुई, कई सारे बिजनेस दिवालिया हुए, और ये सारा होते होते फिर लास्ट में गवर्नमेंट को अपना बेल आउट करना पड़ा कई सारे बिजनेस, कई सारे बैंकों को। तो सिचुएशन धीरे धीरे कहाँ से कहाँ पर आके पहुँची। अब यहाँ पर बात आती है सन 2009 की, जहाँ पर काफ़ी समय पहले से सतोशी नाकामोटो अपनी ब्लॉकचेन को डेवलप कर रहे थे कि जो लेजर टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी चीज़ें लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती हैं। कि अगर हम यहाँ पर से अपना 10 रुपये किसी को देते हैं, तो जो ये मैंने 10 रुपये दिया है वो जितने भी वहाँ पर वैलिडेटर हैं, जितने भी माइनर हैं, उन सब की नज़र में जाए। तो इस तरीके की ब्लॉकचेन, इस तरीके का लेजर डिज़ाइन किया सतोशी नाकामोटो की टीम ने, और यहाँ पर इस वजह से इस तरीके से इन्वेंशन हुआ बिटकॉइन का। क्योंकि उस समय बिटकॉइन का कोई ऐसा बड़ा अस्तित्व था नहीं, उसके पीछे कोई इन्वेस्टर थे नहीं, कोई उसके पीछे बिलीवर थे नहीं, बिल्कुल शुरुआत की कंडीशन थी। तो वहाँ पर लोगों ने उसको बोला कि हाँ ठीक है, ये साइड में चल रहा है। जैसे भी
आज की तारीख में जिस तरीके से हम लोग स्पेस एक्स को देखते हैं, या अपने स्पेस एक्स को छोड़े अपने एलोन मस्क या मंगल पर जाने की बात सोचते, तो हम लोग सुनते तो हैं कि हाँ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हाँ चल रही हैं उससे हम जब देखेंगे, जब वो चीज़ें हमारी रीच में होंगी, जब वो चीज़ पर एक्चुअल में मुझे लगेगा कि हमको जाना चाहिए, या हम जब अफोर्डेबल होंगे, जब वहाँ पर चीज़ें प्रैक्टिकल होने लगी, तब हम उसमें एक्शन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग कर बैठते हैं देरी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी केस में भी यही हुआ। आज की तारीख में हम लोग एक्टिव हैं, आज की तारीख में हम लोग हर एक न्यूज़, हर एक मोमेंट को देखते हैं, वॉच करते हैं, उसके हिसाब से अपने ट्रांजैक्शन अपने उसके हिसाब से बाय सेल करते हैं। लेकिन ये चीज़ें शुरू हो चुकी थी 2009 से, और उस समय लोगों ने इसको वो स्पेस नहीं दिया। लेकिन आज जो सारे उस समय दिए थे, वो सारे आज की तारीख में व्हील्स बन बैठे हैं, क्योंकि उस समय एक ब्लॉक का माइनिंग करने में आपको 50 बिटकॉइन आराम से मिलते थे, मतलब टिप्स में मिल जाते थे। क्योंकि उस समय जो शिबा इनू की आज की तारीख में हालत है कि मतलब आप ट्रांजैक्शन करते एक जगह से दूसरी जगह भेजती है, अगर आपके 50,000 शिबा इनू कहीं रास्ते में गायब भी हो गए तो आपको कोई फ़र्क नहीं है। तो वो स्थिति 2009-2010 में थी बिटकॉइन की। वो स्थिति धीरे धीरे यहाँ पर पहुँची। अब ये बिटकॉइन की शुरुआत कब हुई? बिटकॉइन की शुरुआत इत्तेफाक से उस समय हुई जब मार्केट पूरा डिज़ास्टर कंडीशन में था, ग्लोबली रिसेशन चल रहा था, साल 2009 था, और उस समय बिटकॉइन का जन्म हुआ। बिटकॉइन के पीछे इनकी पूरी टीम, या फिर एक नाम जो कि सतोशी नाकामोटो के नाम से हम लोग जानते हैं, ये भी हो सकता है, जो कि इनके वाइट पेपर में लिखा है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की जो बैकबोन है आज की तारीख में वो बिटकॉइन ही है, और बिटकॉइन के वाइट पेपर में अगर हम जाएं तो वहाँ पता चलता है हमको कि इसकी शुरुआत 2008 से हो चुकी थी, और धीरे धीरे 2009 में ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ। हालांकि इस बीच में जब ये सतोशी नाकामोटो ने इसको रिलीज़ किया, उसके बाद क्योंकि उसके पीछे कोई नाम था नहीं, कोई पर्सन था नहीं, तो कई लोगों ने इस बीच में क्लेम करने की कोशिश की कि मैं सतोशी नाकामोटो हूँ, मैं सतोशी नाकामोटो हूँ। कई लोगों ने क्लेम किया, लेकिन वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए। अब बात करते हैं बिटकॉइन के प्राइस हिस्ट्री के बारे में। आज की तारीख में जो प्राइस हम लोग देख रहे हैं $20,000 के आसपास, और बिटकॉइन ETH अपना $64,000 के ऊपर $68,000 भी टच कर आया है। लेकिन आज यहाँ पर स्टक है, फ्रीज हो चुका है $20,000 पर। बट फिर भी जब इसकी शुरुआत हुई थी साल 2010 में, जब बाइंग सेलिंग पहली बार स्टार्ट हुई थी, उस समय मतलब काफ़ी लो प्राइस पे था, और इसको $1 जाने में 2011 का समय लगा, मतलब 1 साल और 4 महीना, मतलब अप्रैल 2011 में पहली बार इसने $1 का प्राइस को टच किया था। और बिटकॉइन को फर्स्ट टाइम जो कंपटीशन मिला था, जो आज की तारीख में जो 20,000 से ज़्यादा करेंसी मार्केट में घूम रही हैं, टहल रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, लोग कमवा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं। लेकिन जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी तो उस समय क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अकेला बिटकॉइन ही दौड़े जा रहा था, और इतनी ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहा था, लोगों की अट्रैक्शन में आ गया था ये। मतलब जो उस समय फाइनेंशियल स्ट्रीम में मेन में रहते थे, जो सबसे आगे रहते थे, जो स्टॉक में आगे रहते थे, उन सब की नज़र में आया था ये, क्योंकि इसकी वोलेटिलिटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसको फर्स्ट टाइम जो कंपटीशन मिला था वो मिला था 2011 में, और वो मिला था किसके थ्रू, आप गैस करना चाहेंगे? उसमें टाइम लगेगा, कमेंट करेंगे, मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो इसको कंपटीशन मिला था वो लाइट कॉइन के थ्रू मिला था, यानी सबसे पहला जो कॉइन बिटकॉइन के बाद जो दूसरा कंपटीशन दिया था वो लाइट कॉइन दिया था साल 2011 में ही। साल 2011 अक्टूबर के मंथ में लाइट कॉइन ने कंपटीशन दिया था। उसके बाद 2015 में इथेरियम लॉन्च हुआ पब्लिक बाइंग सेलिंग के लिए, तो थर्ड कॉइन जो बना वो इथेरियम बना। तो ये इतना समय लगा, बिटकॉइन अकेले रफ्तार पकड़ता रहा। लेकिन अब हम लोग काश उस समय अगर इसको अपनी वैलेट में होल्ड करके रखते आज, तो आज हम लोग भी इंजॉय कर रहे होते, और कहीं ना कहीं हम लोग भी छोटे मोटे वेल ज़रूर होते। अब यहाँ पर बिटकॉइन का जो प्राइस है वो लगातार बढ़ने की वजह से लोगों के अट्रैक्शन में तो आ ही चुका था। तो इस वजह से 2013 में बिटकॉइन ने फर्स्ट टाइम नवंबर में टच किया $1,000 को, और ये लगातार उसकी वॉल्यूम को बढ़ा रहा था, उसके होल्डर को बढ़ा रहा था, लगातार उसमें ट्रांजैक्शन बढ़ रहे थे। और बिटकॉइन एक ऐसी स्पीड में बढ़ने लगा कि धीरे धीरे 2013 के बाद 2017 की बात किया जाए तो 2017 में इसने फर्स्ट टाइम $10,000 को टच किया, और उसी साल दिसंबर में $20,000 भी टच किया। लेकिन क्योंकि हाल्विंग का समय आता तो बिटकॉइन में जहाँ पर ऑल टाइम हाई टच करता है, उसी के कुछ समय के बाद डंप भी महसूस करते हैं लोग, जो कि लोगों ने किया। और 2017 और 18 जनवरी के पास जो डंप हुआ था, लोगों के लिए ऐतिहासिक डंप था।
मतलब उस समय का जो क्रैश हुआ था उसकी वजह से कई सारी गवर्नमेंट ने इसको सैंक्शन लगाए, कई मतलब एक तरीके से इसको अलर्ट में डाला कि यार ऐसी भी चीज़ है कि जो बढ़ती है ठीक है लेकिन इतना भयंकर डंप भी लेती है। तो उस समय लोगों ने इसके बारे में अच्छे से जानना शुरू किया और काफ़ी लोगों की अट्रैक्शन में आया कि इतनी तेज़ी से कोई चीज़ पंप करती उतनी जैसे डंप भी करती। कई सारे एक्टर्स लोगों का भी यानी अमिताभ बच्चन का भी इसमें अच्छे अच्छे लोगों ने भी इसमें उस समय इंडिया के लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था 2017-18 की बात किया जाए तो। अब बात करते हैं इंडिया में क्रिप्टो की शुरुआत किस तरीके से हुई। इंडिया में क्रिप्टो की शुरुआत मतलब हर चीज़ की शुरुआत इंडिया में जुगाड़ से ही होती है। क्रिप्टो की शुरुआत भी इंडिया में जुगाड़ से ही हुई थी जहाँ तक कि मुझे जानकारी है कि मतलब 2011-12 में लोग उस समय MLM का बहुत ज़्यादा चलन था। तो MLM को एक नया सिस्टम के थ्रू ऐड कर लोग चलाते थे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का डेटा जब हम सर्च करते थे उस समय तो आता तो था नेट पर, लेकिन जब उससे क्योंकि क्रिप्टो करेंसी क्या है किस तरीके से यूज़ होती है वही लोगों को नहीं मालूम है, तो कुछ भी लोगों को बताओ लोग बिलीव करते थे। आज की जो सिचुएशन है, आज जो डेटा अवेलेबल है वो उस समय नहीं था, तो हम लोगों को चाहे अनचाहे बिलीव करना ही पड़ता था कि हाँ जो आप MLM कर रहे हैं, जो आप सिस्टम बता रहे हैं, जो आप MLM का ऐप लेकर आए वो बिल्कुल अटैच है अपने बिटकॉइन से, अपने क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि बिटकॉइन का लोग लोहा मानने लगे थे कि बिटकॉइन हाँ कोई ऐसी चीज़ है जो कि लगातार बढ़ रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्रिप्टो स्टॉक मार्केट्स का एक नया रेवोल्यूशन है। तो लोग उस चीज़ को बिलीव भी कर रहे थे और चाहे अनचाहे लोग किसी चीज़ में MLM में फंस भी रहे थे। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आता है साल 2013 और जहाँ पर एंट्री होती है इंडियन गवर्नमेंट की RBI की, और RBI यहाँ पर बोलता है कि अब इंडिया में क्रिप्टो का अभी तक जो हुआ ठीक है, लेकिन अब क्रिप्टो की ना तो आप माइनिंग कर सकते, ना बाइंग सेल कर सकते, ना ट्रांसफ़र कर सकते, ना ही होल्ड कर सकते हैं 2013 से। उसके बाद आता है साल 2018 जिसमें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया कि एक कमेटी बनेगी जो कि क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखेगी और जो भी लोग इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे, होल्ड करेंगे उनको 10 साल की सज़ा हो सकती है या पेनल्टी भी हो सकती है। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो किया जाएगा। लेकिन 2020 मार्च से 4 मार्च 2020 से सुप्रीम कोर्ट में जो भी RBI की तरफ से बैन लगाया गया था उस पर रोक लगा दी गई। अब 2020 4 मार्च के बाद से इंडिया में लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि अभी भी इसको लीगल टेंडर नहीं घोषित किया गया, लेकिन 2021 से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कई सारे इस पर बैक टू बैक मीटिंग किया, बैठक किया। Through the SEBI, through the RBI and through once I think Government of India, there have been statements issued and also fairly awareness building attempt has been made to say that this is a risky area and people who are going in there be conscious as to what you're doing, and also said that this is an area yet not in complete regulatory framework. और उसमें कई सारे पॉइंट्स निकल कर आए जिसमें कि इसका जो एडवर्टीज़मेंट है वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग इसमें ज़बरदस्ती आएँ। बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट जो खुलकर हो रहे थे उनको एक लगाम लगाई गई और कुछ नियम के दायरे में रहकर ही सारे एडवर्टीज़मेंट किए जाएँ, ये सारी चीज़ हुई। लेकिन जब 2022 मार्च जब इंडिया का बजट आना था उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक गेम चेंजर अपना क्लॉज इसमें ऐड किया। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने Any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. यानी कि जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो 1% TDS लगेगा और फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 30% टैक्स देना है, भले ही आपकी टैक्स लायबिलिटी कुछ भी ना हो। और गवर्नमेंट का टैक्स लेने को लोग एक तरीके से लीगल, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा परेशान थे कि क्या होगा, बैन तो नहीं होगा। उस बैन की सारी चीज़ों को रोक कर जब गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगाया तो लोगों के लिए एक ये पॉजिटिव खबर की तरफ से आई। हालांकि ये पॉजिटिव नहीं है, ना ही ये नेगेटिव है, क्योंकि 30% टैक्स काफ़ी ज़्यादा है और आने वाले समय में क्या होगा वो देखते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोबली अडॉप्शन हो रहा है क्रिप्टो करेंसी का। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी will give a big boost to digital economy. हर कंट्री अपना CBDC लेकर आ रही है और इंडिया भी CBDC पर ही काम कर रही है। यानी कि 2023 तक का मिड में हम लोग CBDC को
देख सकते हैं अपने आसपास अपने वैलेट में। और उस समय क्रिप्टो करेंसी जब हम लोग CBDC के पेयर में अपने बाय करेंगे यानी INR के पेयर में बाय करेंगे और जो ट्रांजैक्शन सारे ब्लॉकचेन पर होंगे तो बढ़ावा मिलेगा उस क्रिप्टो करेंसी को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जो ऑलरेडी डेवलप है, जो ऑलरेडी मार्केट में सर्वाइव कर इतने समय से अभी तक का चल रही है। तो ये सारी ऑल ओवर सिचुएशन है क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री से अब तक का। और अगर आपकी भी कोई हिस्ट्री है क्रिप्टो की, यानी क्रिप्टो में अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में डिटेल में शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग व्यूवर्स हैं वो आपकी स्टोरी को भी देखें और देखें कि क्रिप्टो में किस हिसाब से इंडिया के लोग इन्वॉल्व हुए थे, क्या उनकी सिचुएशन आज की तारीख में किस हिसाब से वो ट्रीट कर रहे हैं, क्या वो खुश हैं, क्या वो हैप्पी हैं। तो अपना जो भी एक्सपीरियंस हो नीचे कमेंट में बिल्कुल भर दीजिए डिटेल में अच्छे से, और मैं भी उनको इंटरेक्ट होऊंगा, पढ़ूंगा और अच्छा लगेगा तो शेयर भी करेंगे, जवाब भी देंगे। तो दोस्तों ये थी वीडियो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।